नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग को भारत का अकाल, स्वरूप एवं कारण, फेमीन्स ऑफ इंडिया, नेचर एंड कॉजेस के बारे में बताऊंगा। भारत के विभिन्न भागों में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कम से कम 12 अकाल और 4 भीषण सूखे पड़े तथा उससे लोगों की आर्थिक बदहाली बढ़ी। इनमें से कुछ तो क्षेत्र विशेष तक सीमित रहे, जबकि अनेक बार इनका स्वरूप सार्वदेशिक जैसा हो गया। जहाँ तक अकाल का कारण मानसूनी वर्षा का अभाव था, इसे एक प्राकृतिक आपदा मानकर भूला जा सकता है, किंतु राष्ट्रवादियों के इस तर्क को कैसे झुठलाया जा सकता है कि खाद्यान्न का अभाव प्राकृतिक आपदा मात्र नहीं था। राष्ट्रवादियों की दृष्टि से अकाल साम्राज्यवादी शासन की लोलुपता का जीता जागता उदाहरण है। रजनी पामदत्त ने तो यहाँ तक प्रमाण दिए हैं कि अकाल के दिनों में भी खाद्यान्न का निर्यात किया जाता रहा है। इस तरह उपनिवेशवादी शासन के अधीन अकाल को सिर्फ प्राकृतिक आपदा मानना उचित नहीं होगा, इसे तो मनुष्य जनित घटना ही मानना होगा। साधारणतः अकाल के साथ साथ महामारी, विशेषकर हैजा सदृश आंतरिक रोग भी फैलते हैं। अकाल के दौरान केवल मौतें ही नहीं होती थी, अपितु कृषि व्यवस्था पर वर्षों तक के लिए बोझ भी बढ़ जाता था, क्योंकि अकाल में खेती में काम आने वाली पशुओं की मृत्यु हो जाती थी, उपजाऊ जमीन पड़ती हो जाती थी और किसानों द्वारा संचित सीमित पूंजी के नष्ट हो जाने से पूंजी विनियोग में किसान अक्षम हो जाता था। संकट के इन दिनों में लोग अपना घर बार छोड़कर प्रदेश चले जाते थे। अच्छा जमाना आने पर उनमें से कुछ लोग तो लौट आते थे, पर कुछ लोग अस्थायी रूप से प्रदेश में ही बस जाते थे। यह सही है कि स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा बसने वालों भारतीयों की संख्या काफ़ी है, किंतु इस तथ्य को जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं माना जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि किसी क्षेत्र में पड़ने वाले अकाल से पहले या बाद में संकलित किए गए आंकड़ों से निश्चित ही उस क्षेत्र के अल्पकालिक अंतर को सामान्य रूप में और विशिष्ट रूप में वहां की जनसंख्या घनत्व को जानने का अवसर मिलता है। इस समय एक दिलचस्प पहलू इन अकालों के बदलते स्वरूप से संबंधित था। पूर्व में अकाल का अर्थ साल भर में कम वर्षा होने के कारण खाने की वस्तुओं के अभाव से लिया जाता था या फिर फसल खराब होने से। 1960 के बाद इसमें एक नया आयाम जुड़ गया। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, उसमें कमी नहीं थी, लेकिन अधिकांश जनता के लिए रोजगार के अवसरों का अभाव, जिसके कारण उसके पास भोजन खरीदने का सामर्थ्य न होना तथा अकाल में भी विदेशों को अनाज का निर्यात जैसे कारण थे। भारत में ब्रिटिश शासन एवं उसकी आर्थिक नीतियों का विशेष परिणाम था भारतीय जनता में अत्यंत दरिद्रता का साम्राज्य। यद्यपि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी या नहीं, तथापि इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं है कि पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भुखमरी के कगार पर रहते थे। समय बीतने के साथ साथ भारतीयों के लिए रोजगार या जीविका प्राप्त करना कठिन होता गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देसी उद्योगों का ह्रास एवं उनकी जगह लेने में आधुनिक उद्योगों की विफलता, करों की ऊंची दरें, भारत से धन ढोकर ब्रिटेन ले जाना, कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा तथा गरीब किसानों का जमींदारों, भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण, इन सब ने भारतीय जनता को अत्यंत दरिद्र बना दिया तथा उसे प्रगति नहीं करने दिया। भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एक निम्न आर्थिक स्तर पर ठहरी रही। जनता की दरिद्रता की पराकाष्ठा अकालों या दुर्भिक्षों की एक श्रृंखला में हुई, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सभी हिस्सों में अपनी विनाश लीला दिखाई। सरकार ने सार्वजनिक कार्य आरंभ किए, निसहाय तथा दुर्बल व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य धर्मार्थ संस्थाओं पर ही रहा। वस्तुतः कंपनी के शासनकाल में राहत कार्य अथवा अकाल से बचने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई, अपितु प्रत्येक सरकार और जिला प्रशासन ने अनमने ढंग से विभिन्न योजनाएं जैसे कि अन्न का सुरक्षित भंडार, जमाखोरी पर दंड, अन्न आयात पर पुरस्कार, कुएं के लिए ऋण देना आदि चलाई।
1858 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा चरण शुरू होने तक देश की गरीबी इतनी गहरी जड़ें पकड़ चुकी थी कि अधिकांश लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे थे। लोगों के पास अनाज अतिरिक्त मात्रा में इतना भी नहीं था कि यदि फसल न हो पाती तो अपने आप को जिंदा रख सकते। ब्रिटेन ने भारत को अपने देश में बने माल की मंडी और कच्चा माल भेजने वाले एक उपनिवेश की तरह बना दिया। भारत अब एक संतुलित ग्रामीण आत्मनिर्भरता से उठकर एक कृषि प्रधान देश बन गया था। यहाँ उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए। चूंकि फसलें प्रायः औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी, अतः खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी, जिससे अकाल पड़ने लगे। ब्रिटिश नीतियों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता की समस्या विकराल रूप में सामने आई। इसके कारण भारी पैमाने पर जमीन हस्तांतरित की गई और गिरवी रखी गई। यद्यपि सरकार ने राहत देने के लिए कुछ कदम उठाने की बात अवश्य की, पर यह अधिकांशतः नगण्य ही साबित हुए, क्योंकि शायद ही कोई प्रांत कर्ज की अदायगी स्थगित कराने का महत्वपूर्ण कदम उठाने की स्थिति में था। इसके अतिरिक्त कुछ मूल परिवर्तन न किए जाने की स्थिति में राहत देने की सारी बातें हवाई रह गईं, जो शायद उनका उद्देश्य भी था। अकाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां यथा कैम्पबेल, मैकडॉनल्ड आदि भी नियुक्त हुई, पर नतीजा कभी सकारात्मक नहीं रहा। जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ और सरकार का खर्च बढ़ा, वैसे वैसे लगान की दर में भी वृद्धि हुई। उत्पादन में गिरावट का कारण कृषि साधनों का अभाव तथा खेती पर अत्यधिक दबाव ही नहीं था, वरन उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण किसानों के पास पूंजी का अभाव या धन का अभाव था। प्राक ब्रिटिश भारत में भी अकाल पड़ते थे, लेकिन इसका कारण धन का अभाव न होकर यातायात के साधनों का अभाव या मानसूनी वर्षा का अभाव होता था। लेकिन ब्रिटिश भारत में अकाल और सूखों का प्रत्यक्ष कारण ब्रिटिश कृषि एवं औद्योगिक नीति थी। धन्यवाद।